हे गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एचपी टैट में साइकोलॉजी सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें कि हम साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। So question is, the single factor theory of intelligence was given by। तो इंटेलिजेंस की सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी? सो ऑप्शंस आर अल्फ्रेड एडलर, अल्फ्रेड बीने, देन डेविड हॉल और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से किसने दी सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो जो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। और ये थ्योरी आपकी दी थी अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो होता है वो एक फैक्टर होता है जिसे कि हम कहते हैं जनरल फैक्टर। और जिस व्यक्ति में यानी कि जिस इंसान में ये फैक्टर होता है वो सारी फील्ड्स में अच्छा होता है। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी आपकी किसने? अल्फ्रेड बीने ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और इसके साथ अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक आती है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो जो टू फैक्टर थ्योरी है वो दी है आपने, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दी थी चार्ल्स स्परमैन ने। चार्ल्स स्परमैन ने दी थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी। तो ये भी साथ में आपने याद रखना है। ओके, चार्ल्स स्परमैन। सो इस क्वेश्चन के आपका आंसर क्या था? अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने दी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी दी थी चार्ल्स स्परमैन ने। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस और स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी होती है या फिर साइंस होती है? क्या बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस की, या फिर मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ की, फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट की? तो देखो, जो साइकोलॉजी होती है ये स्टडी करती है हमारी मेंटल प्रोसेसेस को, कि किस तरह से हम सोचते हैं, क्या हमारा थिंकिंग लेवल होता है, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी मेंटल प्रोसेसेस में। और जो हमारा बिहेवियर होता है ये भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो साइकोलॉजी जो होती है ये स्टडी करती है हमारे ह्यूमन माइंड को और हमारे बिहेवियर को। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी होती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस और स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज। तो मोटिव्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? सो ऑप्शन दिए हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, लेस इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, इनबॉर्न, एक्वायर्ड, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स। तो देखो, जो मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स, तो मोटिव्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक आते हैं आपके, रुको, जिसमें से एक आते हैं आपके प्राइमरी मोटिव्स और दूसरे आते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। वन इज़ प्राइमरी मोटिव्स है ये, और सेकंड इज़, ये आता है दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी मोटिव्स। तो जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स जिन्हें कि हम और क्या क्या कहते हैं प्राइमरी मोटिव्स को? प्राइमरी मोटिव्स को कहते हैं इनबॉर्न मोटिव्स, इनबॉर्न इनबॉर्न या फिर अनलर्नड, अनलर्नड, अनलर्नड। और एक तीसरा नाम होता है इनका जो कि होता है, एक और नाम होता है वो होता है इनेट, इनेट। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, मैंने बोला कि मोटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मोटिव और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मोटिव। और ये जो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं इन्हें कहते हैं इनेट मोटिव भी कहते हैं। इनेट मतलब कि जो कि हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। इनबॉर्न मतलब जो पहले से ही है हमारे अंदर। और अनलर्नड मतलब जिन्हें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो ये 3 नाम और हैं प्राइमरी मोटिव्स के, इनेट, इनबॉर्न एंड अनलर्नड। और इसी तरह जो सेकेंडरी मोटिव होते हैं, इन्हें कहा जाता है, सेकेंडरी मोटिव्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स को कहा जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इधर, तो इन्हें कहते हैं एक्वायर्ड, यानी कि जिन्हें हमें सीखना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, और लर्नड यानी हमें सीखना पड़ता है। तो एक्वायर्ड और लर्नड मोटिव्स भी कहते हैं सेकेंडरी मोटिव्स को। तो 2 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया मोटिव्स को, एक आ गया आपका प्राइमरी मोटिव और दूसरा आ गया सेकेंडरी मोटिव। तो प्राइमरी मोटिव के बाकी नाम आते हैं आपके इनेट, इनबॉर्न, अनलर्नड, तो याद रखना है इन्हें। और सेकेंडरी मोटिव को कहते हैं एक्वायर्ड एंड लर्नड, जिन्हें हमें एक्वायर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो आते हैं आपके सेकेंडरी मोटिव्स। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मोटिव जो होते हैं इनके एग्जाम्पल आते हैं आपके, जैसे हंगर आ गया आपको कि हमें भूख लगती है तो वो लगती है, फिर आपका थर्स्ट आ गया। और इसी तरह जो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं ये होते हैं आपके साइकोलॉजिकल भी होते हैं, ये सोशल भी होते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या था आपका। तो क्वेश्चन में पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज, तो मोटिव्स को किस में क्लासीफाई किया गया है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा है मोटिव को प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स में क्लासीफाई करते हैं, और प्राइमरी को क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखो इनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और क्या बोलते हैं प्राइमरी मोटिव्स को, इनबॉर्न भी कहते हैं, तो इनबॉर्न है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे तो इनबॉर्न दिया हुआ है। और सेकेंडरी मोटिव को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मोटिव को कहते हैं एक्वायर्ड एंड लर्नड। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे सी ऑप्शन में तो ये एक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा फिर आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड मोटिव्स। ओके, सो सी आंसर इसका सही होगा। सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या कहता है क्वेश्चन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज़। तो कोई भी अगर टीचर है तो उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है उसकी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगी, कि मतलब क्या इंपॉर्टेंस होगी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक टीचर के लिए। तो ऑप्शंस देखें तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि अंडरस्टैंडिंग दी चिल्ड्रन और स्टूडेंट, देन बी में बोला है अप्लाई दी रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, सी में बोला है कि सॉल्व दी स्कूल प्रॉब्लम इफेक्टिवली, और डी में बोला है करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स। तो देखो जब भी हम साइकोलॉजी एज ए टीचर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं हम, या भी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हम करते हैं ताकि हम जो बच्चे हैं जिन्हें हमने पढ़ाना है हम उन्हें अच्छे से समझ पाए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें हम समझ पाएँ, फिर उनकी एजुकेशन को हम किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इन चीज़ों को समझ पाएँ। इसीलिए तो एजुकेशन साइकोलॉजी एज ए टीचर हम पढ़ते हैं। तो टीचर के लिए आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगी साइकोलॉजी की, कि आपके बच्चे को समझना, कि बच्चे जो स्टूडेंट है उसकी क्या नीड्स हैं, उसे क्या ज़रूरतें हैं, हमें क्या मेथड्स अप्लाई करने चाहिए कि हम जो बच्चे की टीचिंग है उसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में अंडरस्टैंडिंग दी चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, हाँ तो ये तो ठीक लग रहा है आपका आंसर, क्योंकि हमने बच्चे के बारे में ही बात करनी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो फिर सेकंड में बोला है कि अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, नहीं, देन सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, नहीं, देन करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स, नहीं, यहाँ पे टीचर की बात थोड़ी हो रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपने बच्चे को समझ पाओ, आप स्टूडेंट की नीड्स को समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी अगला क्वेश्चन है, dash includes the data, the family and educational concerning background development। तो आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है और बोला है कि ये जो है इंक्लूड करता है डाटा ऑफ द फैमिली, कि फैमिली के डाटा के बारे में भी इंक्लूड करता है, और फिर उसके जो जिस बच्चे का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। तो ये क्या है गिवन ऑप्शंस में से, केस स्टडी है, जेनेटिक बिहेवियर है, या फिर जेनेटिक अप्रोच है, या फिर एडिक्वेसी है। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी, क्योंकि जो केस स्टडी होती है इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, कि मतलब इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक सिंगल केस की, कि मतलब मान लो आप किसी बच्चे के बारे में पता लगा रहे हो तो हम सारा का सारा डाटा उसका कलेक्ट करेंगे कि
उसकी फैमिली का डाटा करेंगे, रिगार्डिंग उसकी फैमिली करेंगे, फिर उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं केस स्टडी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Unusual, repetitive behavior and a tendency to engage in a restricted range of activities are the symptoms of। तो देखो कि बोला है कि कोई बच्चा है जो अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर, मतलब ऐसा बार बार एक ही बिहेवियर शो कर रहा है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, एंड ए टेंडेंसी टू एंगेज इन ए रेस्ट्रिक्टिव रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, और एक ही तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रह रहा है। तो वो किस चीज़ का सिम्टम है इनमें से? तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, देखते हैं। ऑटिज़म बोला है, मेंटल रिटार्डेशन दिया है, देन हियरिंग डिसऑर्डर दिया है, देन स्पीच डिसऑर्डर दिया है। अब वन बाय वन सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो नीचे से देखते हैं, देखो स्पीच डिसऑर्डर बोला है। तो स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर होता है कि उसे बच्चे को अगर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, पर यहाँ अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इस तरह की कोई बात क्वेश्चन में नहीं की गई है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। देन हियरिंग डिसऑर्डर, कि मतलब सुनने में किसी तरह का इशू हो रहा है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, पर ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन बची है? ऑप्शन बचा आपके पास ऑटिज्म और दूसरा बचा मेंटल रिटार्डेशन। तो देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला है अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर एंड ए टेंडेंसी टू एंगेज इन ए रेस्ट्रिक्टिव रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, और ये चीज़ें जो होता है ये सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑटिज़म, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ऑटिज़म क्या होता है? ऑटिज़म को हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सोशल कम्युनिकेशन में सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस करता है, फिर उसके रिस्ट्रिक्टेड ही इंटरेस्ट होते हैं, और एक रेपिटेटिव बिहेवियर जो होता है वो शो करता है। तो जो ऑटिज़म होती है बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म होती है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो अच्छे से कम्युनिकेशन में उसे प्रॉब्लम आती है, फिर वो सोसाइटी के साथ इजली मिक्सअप नहीं होता है, फिर एक ही तरह का अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है वो बार बार शो करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑटिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो who concluded that language and social cultural environment plays a vital role in cognitive development of a child। तो किसने बोला कि जो लैंग्वेज और सोशल कल्चर है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये किसने बोला था? ये पूछा है आपसे, और आपको ये नीचे नाम दिए हुए हैं। तो देखो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाइगॉस्की। जो वाइगॉस्की हैं इन्होंने थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, कल्चरल थ्योरी, ये थ्योरी दी थी आपकी वाइगॉस्की ने। और इस थ्योरी में इन्होंने बोला, इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, रुको, कि 3 मेन फैक्टर जो होते हैं, 3 मेन फैक्टर्स बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। और ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? इन्होंने बोला कि जो एक तो आता है आपका सोशल इंट्रैक्शन, और दूसरा आता है आपका, पहला आ गया सोशल इंट्रैक्शन, एंड सेकंड वन इज कल्चर। सबसे पहले आ गया सोशल इंट्रैक्शन, एंड सेकंड वन इज कल्चर, और जो तीसरा आता है वो आता है लैंग्वेज। तो ये 3 फैक्टर जो होते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चा जितना ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। फिर कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिर लैंग्वेज भी। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो, इनकी बात जो है वो की थी वाइगॉस्की ने। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये जो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और ये जो एरिक्सन है इन्होंने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। तो इस तरह आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, वाइगॉस्की। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ग्राफिया इज़ ए डैश। मतलब आपको ये दिए हुए हैं
नीचे ऑप्शंस दिए हैं, तो देखो क्या बोला कि अर्थमेटिक डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है कि डिसग्राफिया इज ए डैश, मतलब डिसग्राफिया जो है इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी बेसिकली आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दी हुई हैं और हमें बताना है कि डिसग्राफिया जो है वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इनमें से। तो वन बाय वन सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहले बोला कि अर्थमेटिक डिसऑर्डर, तो देखो अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है आपका, और जो मैथ्स में डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ये आता है मैथ में डिसऑर्डर। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर की मतलब बच्चा जो है उसे कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सा को वाज पढ़ लेगा, फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस तरह की उसे प्रॉब्लम आएगी, बी को डी पढ़ लेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा वो, मतलब। तो इस डिसऑर्डर, जो रीडिंग डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज राइटिंग डिसऑर्डर। तो जो राइटिंग डिसऑर्डर यानी कि बच्चे को लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आता है आपका डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। तो क्या आंसर आ गया फिर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी आ गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन। तो बोला है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कब होता है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं इनमें से। तो बोला है कि जब टास्क सेम होते हैं, या फिर जब टास्क कॉन्ट्रेरी यानी कि डिफरेंट होते हैं, या फिर दी टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड यानी कि टास्क जो होते हैं वो आपके एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हैं, या फिर सारे ऑल ऑफ द अबव की मतलब सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें जो की कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती क्या है। क्या ध्यान में रखना है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं। तो देखो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो हमारी एक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं, जो हमारा नॉलेज है, उसे हम किस तरह से नई सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो ये जो टाइप्स हैं ये हैं आपके 3 टाइप होते हैं। पहला आता है आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, देन दूसरा आता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और जो तीसरा टाइप आता है वो आता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो वन बाय वन इन सभी को देख लेते हैं। जो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई आपकी प्रीवियस नॉलेज है, वो आपकी जो आप नई चीज़ें सीख रहे हो, उन चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि मतलब जो आपका प्रीवियस लर्निंग है, वो जो आप नई चीज़ें सीख रहे हो उन्हें सीखने में हेल्प कर रही है। मतलब प्रीवियस लर्निंग फैसिलिटेट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, दैट टाइप इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपका अकाउंटेंसी का नॉलेज काफ़ी अच्छा है और आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो आपका बिज़नेस में अकाउंटेंसी का नॉलेज हेल्प कर रहा है, तो वो क्या आ गया आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब जो तीसरा टाइप ऑफ लर्निंग आता है वो आता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जो आपका पुराना नॉलेज है, प्रीवियस लर्निंग है आपकी, तो वो नई लर्निंग में किसी भी तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है, ना ही वो उसे फैसिलिटेट कर रही है, ना ही वो उसे हिंडर कर रही है, वो किसी भी तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है, तो वो आती है आपकी जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ओके, सो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल व्हेन। तो कब होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? तो ये होती है जब आपके टास्क जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, टास्क सेम होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं, तब होती है आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब आपके टास्क सिमिलर होंगे तब होती है आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनमें से कौन सा जो है वो क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट नहीं है?
तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाँ, मेमोरी, देन फ्लुएंसी, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन ओरिजिनलिटी। तो देख लेते हैं क्रिएटिविटी का भी। तो देखो, जो क्रिएटिविटी जो है इसके टॉरेंस हैं क्रिएटिविटी के फादर, और इन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए थे क्रिएटिविटी के, 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्या क्या थे वो एलिमेंट्स? सो लेट अस सी देम। 4 एलिमेंट्स दिए थे, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में क्या आता है? फ्लुएंसी का मतलब फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, कि आपके आइडियाज़ किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। तो ये फ्लुएंसी आता है आपका पहला एलिमेंट। जो दूसरा एलिमेंट आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये आ गया दूसरा, सेकंड, कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वेराइटी ऑफ आइडियाज़। तो ये कौन सा आ गया? दूसरा आ गया, ठीक है, ये काट दो। तो और जो तीसरा आता है वो तीसरा एलिमेंट आता है आपका ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी है इधर ये। तो ओरिजिनलिटी का मतलब कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल यानी कि यूनिकनेस ऑफ आइडियाज़, यूनिक होना चाहिए आपका आइडिया। और जो फोर्थ एलिमेंट आता है वो मैं इधर लिख रही हूँ, वो आता है आपका इलेबोरेशन, कि मतलब डिटेल्स ऑफ आइडियाज़ की डिटेल। तो ये आगे 4 एलिमेंट क्रिएटिविटी की। तो अब आप क्वेश्चन में इजीली देख सकते हो कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है क्रिएटिविटी का। तो देखो, लास्ट से शुरू करते हैं, ओरिजिनलिटी। हाँ, ओरिजिनलिटी ये बताया मैंने आपको, ओरिजिनलिटी तो है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देन फ्लुएंसी भी सबसे पहले किया था हमने, है। अब मेमोरी नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। नॉट कि मतलब कौन सा क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है। तो क्या आंसर आ गया फिर आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो मेमोरी जो है वो क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये आ गया ए ऑप्शन। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी हम जल्द ही कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी सी यू सून, बाय बाय।